हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध जारी। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किसान संगठन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और सरकार के सामने अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अन्य राज्यों से भी दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं। आज किसानों ने दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर बंद करने की बात कही। पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष किसानों को डरा रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि जब से आंदोलन शुरू हुआ हर दिन औसत 1 किसान भाई की जान जा रही है। अब तक 20 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। हम सब इन किसानों के सम्मान में 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर मनाएंगे और देश भर के गांव और तहसील मुख्यालयों पर 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बयान जारी कर सभी देशवासियों से किसानों के आंदोलन में सहयोग करने की अपील की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि सभी देशवासियों का है। इन तीनों कृषि कानूनों से जितना नुकसान किसानों को होगा उतना ही आम आदमी को भी होगा। अगर ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तो किसान और गरीब लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। आंदोलनकारी किसान कड़ाके की ठंड में भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान अलाव जलाकर उसके सहारे कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में वो यहां भीषण ठंड में भी रुके हुए हैं और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को बुजुर्ग किसानों पर रहम करना चाहिए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार के 3 कानूनों की वजह से आज ये बुजुर्ग मजबूरन सड़कों पर हैं। ये बुजुर्ग रात में कई घंटों तक इसी तरह आग के सहारे बैठकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरे दिन लंगर के बाद किसान रात के समय साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि देश से भ्रष्टाचार की सफाई के लिए ही वो अपने घर से इतनी दूर चलकर आए हैं और यहाँ इस सड़क को उन्होंने अपना घर बना लिया है तो यहाँ की सफाई करना भी उनकी जिम्मेदारी है। किसानों ने बताया कि कूड़े को वो एक थैले में भरकर एक जगह पर रख देते हैं और सुबह मार्केट की गाड़ी आती है और कूड़ा लेकर जाती है। किसान कंवल सिंह चौहान को कनाडा से धमकी मिली है। कंवल सिंह चौहान को रात 1 बजे विदेशी नंबर से धमकी भरा फोन आया। बता दें कि कंवल सिंह चौहान ने हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था। किसान ने बताया कि उनको विदेश से कॉल कर लगातार उन पर किसान आंदोलन का समर्थन करने का दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कॉल करके उनको अपना जमीर बेचने जैसे अपशब्द कहे जा रहे हैं। अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नासा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच मंगलवार को राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा और ये लड़ाई केवल हरियाणा, पंजाब और यूपी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसपी का नुकसान सभी प्रदेश के किसानों को होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंसक और आगजनी किसान आंदोलन के इतिहास में नहीं है। सब शांतिपूर्वक ही चलेगा। किसान सर्दी से भी बचें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नौजवान किसान आंदोलन की रूपरेखा को इस आंदोलन से सीखें। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चर्चा करने से ही बिल और कानून बनते हैं और चर्चा करने से ही समाधान होते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों से चर्चा के लिए हमेशा दरवाजे खोले हुए हैं। कंवरपाल ने आंदोलन पर राजनीति का आरोप लगाया है।
यमुनानगर के गांव खुर्दी और दामला में किसानों ने सांसद नायब सैनी का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने सांसद के पहुंचने से पहले अंबेडकर भवन समेत 4 जगहों का उद्घाटन कर दिया। दरअसल अंबेडकर भवन समेत 4 जगहों का सांसद नायब सैनी को उद्घाटन करना था। इस दौरान किसानों ने शिलान्यास पट पर पेंट भी लगाया। गौरतलब है कि बीजेपी नेताओं के गाँव में घुसने पर किसानों ने रोक लगाई हुई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन नफा नुकसान का राजनीतिक आंदोलन नहीं है। किसान शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को किसानों की मांग को सुनकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान कानून को लेकर जेजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जेजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। एसवाईएल के मुद्दे पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल पर हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है। सरकार को किसान आंदोलन और एसवाईएल मुद्दे को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार को शीघ्र ही किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 दिनों से किसान खुले में है, लेकिन सरकार अड़ी है। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री द्वारा एसवाईएल की मांग का बीच में लाने की आलोचना की है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना 20वें दिन भी जारी। वहीं किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम सामाजिक राजनीतिक महिला संगठन आगे आ रही हैं। मंगलवार को जनवादी महिला संघर्ष समिति का जत्था टिकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रवाना हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जनवादी महिला संघ समिति की राष्ट्रीय महासचिव जगमती सांगवान ने किया। जगमती सांगवान ने केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस न लेने पर चेतावनी दी। कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो किसानों का आंदोलन गांव, गली और नुक्कड़ पर भी होगा। किसान आंदोलन को लेकर पानीपत के टोल प्लाजा पर मुसलमान भाइयों ने किसान भाइयों के लिए लंगर सेवा शुरू की, जहां पर आने जाने वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। वहीं आने जाने वाले किसानों का कहना है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुसलमान भाई किस कदर सेवा में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसानों के भाईचारे की मिसाल जगह जगह देखने को मिली, जहां पंजाब से आने जाने वाले किसानों के लिए नेशनल हाईवे 9 पर रोहतक के गांव खरावड़ के ग्रामीणों ने लंगर लगाया। यहां किसानों के लिए चाय, खाने पीने से लेकर दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर जाने वाले किसान यहां रुककर खाना खाते हैं। गांव खरावड़ निवासी मलिक ने बताया कि जब से आंदोलन चल रहा है तब से यहां ग्रामीणों की तरफ से लंगर लगाया गया है। दरअसल गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर इस लंगर की व्यवस्था की है। वहीं पंजाब के एक किसान ने बताया कि पंजाब से आते समय हरियाणा में किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। पलवल में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों पर रात के समय कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके। किसानों ने पत्थर फेंकने वाले 2 लड़कों को मौके पर ही पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि अभी तक लड़कों की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच किसानों के लिए टंकियों में भरकर दूध आ रहा है। बता दें कि अमृतसर से टिकरी बॉर्डर पर दूध पहुंचाया गया है। किसानों के लिए हर तीसरे दिन गांव से मदद पहुंचाई जा रही है ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि प्रदेश के कई गांवों से भी दूध और लस्सी लाई जा रही है। इसके अलावा आसपास के गांवों से किसानों को लगातार खाने पीने का सामान भी मिल रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन भी पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इसी बीच बुजुर्ग महिलाएं आंदोलन में डटी हैं और सड़क पर ही स्वेटर बुन रही हैं। आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि कृषि कानून वापस होने तक घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने सड़क पर आए हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 822 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 195 और फरीदाबाद में 173 नए केसेस सामने आए। वहीं रोहतक में 41 और पानीपत में 43 नए केसेस। प्रदेश में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत
ये मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2751 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में अब तक कुल 2,54,207 कोरोना के केस सामने आए। इसी के साथ एक दिन में 1680 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है। इस वजह से उन्हें पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अनिल विज के फेफड़ों में इन्फेक्शन है और उन्हें अंबाला के नागरिक अस्पताल में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। आपको बता दें कि 20 नवंबर को अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का पहला टीका लगवाया था। उन्हें अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में ये टीका लगवाया गया था। पीजीआई रोहतक की टीम की निगरानी में ही गृह मंत्री अनिल विज को टीका लगाया गया था। इसके बाद 5 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने दुकानदारों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर स्थित दुकानों का पूरा किराया माफ करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए भी ऐसी दुकानों का 50% किराया माफ किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। गुरुग्राम में ठंड ने दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ कोहरे ने लोगों को कंपाना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं के साथ गुरुग्राम में पारा तेजी से लुढ़का है। सुबह घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में ठंड अपना और भी प्रचंड रूप दिखा सकती है। सिरसा में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। सिरसा में पारा 7 डिग्री तक पहुंचा। वहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों में अचानक मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर तक दर्ज की गई। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। नगर पालिका उकलाना के चेयरमैन पद के लिए पार्षद पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उप तहसीलदार धर्मवीर नैन ने बताया कि उकलाना नगर पालिका के चुनाव 27 दिसंबर को होगा, जिसके लिए 1 चेयरमैन पद और 4 पार्षद के लिए नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। वहीं नगर निगम में शामिल बिस्वा मिल समेत आसपास कॉलोनी के लोग नगर निगम की लापरवाही के चलते लंबे समय से परेशान हैं। सीवरेज व्यवस्था ठप होने और गंदा पानी ओवरफ्लो होने से गंदा पानी दुकानों और घरों और मंदिर में घुस जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई अधिकारियों और नगर निगम के दरवाजे पर अर्जी लगाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि रोड पर गंदा पानी होने के कारण कई बाइक सवार चोट भी खा चुके हैं। नगर निगम की ओर से होने वाली लापरवाही से परेशान होकर बिस्वा मिल मार्केट और अन्य लोगों ने नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि नगर निगम उनसे टैक्स की वसूली कर रहा है और हमारा कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की बुधवार को अंतिम तारीख है। उसके बाद 17 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लेने का समय है। उसके बाद जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहेंगे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क। दिल्ली की ओर से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है।
इसके साथ ही मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। मास्क न पहनकर चलने वाले वाहन चालकों के भी चालान कर पुलिस उन्हें कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। चरखी दादरी में प्रशासन ने बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम नहीं किया, जिसके चलते बेसहाय लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई फुटपाथ पर सोकर रात बिता रहा है। वहीं एसडीएम ने रेड क्रॉस की मदद से रैन बसेरा खोलने का भरोसा दिलाया है। कड़ाके की ठंड से उत्तरी भारत कपकपा रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने जीवन दुर्भर कर दिया है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो उनकी है जिनके पास रहने को घर नहीं। बात कलानौर की करें तो नगर पालिका कार्यालय के नजदीक बने नए रैन बसेरे की हालत खस्ता है। हरियाणा न्यूज की टीम ने रैन बसेरे का दौरा किया। इस दौरान रैन बसेरे की हालत बद से बदतर मिली। दरवाजे के सामने मिट्टी पड़ी हुई मिली और गेट के सामने गड्ढा खुदा हुआ मिला। वहीं रैन बसेरे के अंदर कोई साफ सफाई नहीं मिली और ना ही सर्दी से बचने के लिए कोई चद्दर और रजाई मिली। हालत इतनी बदतर है कि अंदर बाथरूम से लेकर वॉशरूम तक गंदगी से लबालब भरे हुए दिखाई दिए। आजीविका मिशन से जुड़ी कुछ महिलाओं ने मंगलवार को अधिकारियों का दरवाजा खटखटाकर उनका पैसा दिलवाने की गुहार लगाई। कोरोना काल के दौरान प्रशासन ने आजीविका मिशन के तहत बने महिलाओं की ग्रुप्स से बड़ी संख्या में मास्क तैयार करवाए थे। करीब 8 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अब तक इन महिलाओं का मेहनताना नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, मास्क बनाने में लगे मटेरियल का पैसे की भी अदायगी नहीं की गई।